गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? एकदम से अच्छे, वेरी गुड। बेटा, मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से अनलॉक द साइंस चैनल पर वेलकम करता हूं। यहां पर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस है बेटा। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं क्या कि इसके साथ साथ हम क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसके साथ साथ हम जो है बेटा वो क्वेश्चन आंसर को सोल्व कर रहे हैं। दूसरी बात ये बेटा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर जो आपका टॉपिक था ना रिफ्लेक्शन, उसके अंदर मैग्निफिकेशन पावर और आपका मिरर फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे बेटा उसका नाम होगा रिफ्रैक्शन। क्या नाम होगा उसका? आप कहेंगे सर रिफ्रैक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, आज का टॉपिक है बेटा जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले जो टॉपिक था उसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे फ्रैक्शन है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन था, थोड़ा सा फर्क है। तो देख लीजिए बेटा, इस वर्ड को अगर सेपरेट करें तो ये सेपरेट हुआ है रिफ्रैक्ट से। रिफ्रैक्ट जो वर्ड है उसका मतलब होता है बेंड होना, यानी कि मुड़ जाना या डाइवर्ट हो जाना। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ कि भाई रिफ्रैक्ट का मीनिंग क्या है, तो आप कहेंगे सर जो रिफ्रैक्ट होता है उसका एक सेम वर्ड होता है और वो होता है, आप कहेंगे सर डाइवर्ट, यानी कि मुड़ जाना, किसी की तरफ से अपने वे से बेटा डाइवर्ट मतलब भटक जाना। भटक जाना डाइवर्ट कहलाता है और ये किससे निकला है? रिफ्रैक्ट से निकला है। तो एक बात ध्यान से देखिए, जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और दोनों मीडियम आपस में डिफरेंट होंगे बेटा, ये बात ध्यान से समझिए। तो ध्यान रखना वो अपने वे से क्या हो जाएगी? डाइवर्ट हो जाएगी। और जो डाइवर्ट होने की फिनोमिना है उसी को क्या बोलते हैं? हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ द फिनोमिना ऑफ डाइवर्ट फ्रॉम इट्स own way when it passes through one medium to another। ये आप ध्यान रखेंगे। इसी चीज़ को लिख सकते हैं और करके वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं आप। क्या कि जो बेटा आपकी लाइट है वो अपने वे से डाइवर्ट हो जाए, बेंड हो जाए, मुड़ जाए, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होती हो? पास होती हो, या दूसरे से पहले में जाए या पहले से किस में जाए बेटा? दूसरे में जाए। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमेशा ध्यान रखना, क्या द वे, या मैं कहूँ कि द फिनोमिना ऑफ डाइवर्ट फ्रॉम इट्स ओन वे फ्रॉम व्हेन इट पासिस थ्रू वन मीडियम टू अनदर। ओके, दूसरा बेटा, अब इस बात को मैं डायग्राम से क्लियर कर लेता हूँ क्या होता है क्या नहीं। देखिएगा, एक डायग्राम बना रहे हैं बेटा, जो इस डायग्राम में शो हो जाएगा कैसे क्या है। ये बेटा आपका है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, इसमें बेटा आपकी कोई भी साइड पॉलिश नहीं रहेगी, ये बात ध्यान से समझें। ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ओके, यहाँ पर बेटा हम एक आपका नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। ये हमने क्या कर लिया बेटा? नॉर्मल। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। बेटा यहाँ से आपकी कोई लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई है, ध्यान से देखिएगा।
इसको ए नाम दे देते हैं, यहाँ पे ओ, तो इसका मतलब ए ओ जो है वो आपकी कैसी रे है, आप कहेंगे सर दिस इज़ आवर इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे हमेशा किसके साथ एंगल बनाती है, नॉर्मल के साथ। ऐसा हम किस में पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन में। और इस आई को क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर इंसिडेंस एंगल। आई को क्या बोलेंगे भाई, इंसिडेंस एंगल। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके जी बेटा, अगर आपकी ये साइड पॉलिश होती तो लाइट यहीं से टकराकर वापस लौट जाती, तो वो फिनोमिना तो आपकी रिफ्लेक्शन होती, लेकिन हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। तो एक बात देखिएगा बेटा, इसको हम कंसिडर करके चल रहे हैं कौन सा मीडियम, आप कहेंगे सर एयर। और एयर यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, आप कहेंगे सर मीडियम फर्स्ट ले लीजिए। ओके बेटा, इसको दूसरा मीडियम, और मैं जानता हूँ कि दूसरे वाला जो मीडियम है वो पहले से डिफरेंट होगा, तो मैं इसको क्या कंसिडर कर रहा हूँ, आप कहेंगे सर ये आपका दूसरा मीडियम है वाटर, और मैंने इसको लिख दिया मीडियम 2। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है बेटा, मीडियम 2 है वाटर। तो लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, एयर से वाटर में आ रही है। अब एक बात देखिएगा, यहाँ पे जो एयर मीडियम है और यहाँ पे जो वाटर है, इसमें किसी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा पास हैं, किसी के बेटा दूर दूर हैं। तो अगर मैं एयर की बात करता हूँ तो एयर के जो मॉलिक्यूल हैं वो वाटर के कंपैरिजन में दूर दूर हैं। तो जिस मीडियम के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हों उस मीडियम को हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर रेयर मीडियम। उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेयर मीडियम। और तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट अब आपकी कहाँ से कहाँ आ रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। आपको हमेशा 2 मीडियम दिए जाएंगे और उन दोनों में से आपको ये सेपरेट करके बताना है कि रेयर मीडियम कौन है। तो आप यही कहेंगे जिसके अंदर मॉलिक्यूल ज़्यादा गैप पर हो दूसरे वाले से, या दूसरे वाले के ज़्यादा गैप पर हो पहले वाले से, तो हम कहेंगे उसमें जो ज़्यादा दूर दूर होंगे मॉलिक्यूल तो वो रेयर होगा। जहाँ पर मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे, क्लोज होंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, डेंसर। तो देखिए बेटा, अब मैं इसको एक डॉट लाइन से दिखा रहा हूँ क्या, कि ये अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ना होता तो ये लाइट हमारी बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट बिल्कुल पास हो जाती, बिल्कुल क्लियर। लेकिन बेटा ये मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि काश ऐसा होता, लेकिन यहाँ पे तो मीडियम कौन सा है, वाटर। ऐसा तभी होता जब यहाँ पे क्या होता, एयर ही होता। लेकिन बेटा अब आपका मीडियम चेंज हो चुका है, तो चेंज हो चुका है तो देखिए लाइट की ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे लाइट आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पहुंचती है और दूसरे मीडियम में जब वो एंटर करती है तो उसकी 2 चीज़ें हमेशा बदल जाती है, स्पीड बदल जाती है और वेवलेंथ। तो एक बात बताइए बेटा, अगर आपके सामने क्राउड हो, भीड़ हो, और आपको कहा जाए कि आप जल्दी से पास हो, तो हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल रास्ता क्लियर हो तो हम तेज़ी से जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है कि जो लाइट होगी आपकी उसकी स्पीड ज़्यादा किस में होगी, एयर में। लेकिन बेटा वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से क्लोज हैं, तो यहाँ पर लाइट की जो है स्पीड वो डिक्रीज हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। तो बेटा जैसे ही ये स्पीड डिक्रीज होगी तो ये लाइट आपकी सीधी नहीं जाएगी, सीधे जाने के बजाय क्या हो जाएगी, वो इस नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ से लेके ये सीधा जाने की बजाय आपकी बेटा ये लाइट है, ये वो रे है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ बी। तो यहाँ पे जो ओ बी है बेटा वो किसकी तरह एक्ट कर रही है, आप कहेंगे सर रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे किसकी तरह काम कर रही है, रिफ्रैक्टेड रे। और बेटा ध्यान रखिएगा, चाहे इंसिडेंट रे हो चाहे रिफ्रैक्टेड रे हो, हमेशा एंगल किसके साथ बनाएगा, वो नॉर्मल के साथ। तो बेटा आपका ये जो एंगल बना, ये एंगल कौन सा बना, आर, और इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर रिफ्रैक्शन एंगल। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, आप कहेंगे सर रिफ्रैक्शन एंगल। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है, यहाँ पर समझने की बात ये है क्या, ध्यान से देखिए
कि जब लाइट आपकी रेयर से किस में जाती हो, डेंसर में, तो बेटा मैं कहूँगा कि एंगल आई जो है वो आपका ग्रेटर होगा बेटा किससे, एंगल आर से। ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन ये कब होगा, जब आपकी लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, आप कहेंगे सर रेयर से चलकर वो कहाँ पर जा रही है, डेंसर में। तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर बेटा ये चीज़ ऊपर होती और ये चीज़ नीचे होती तो बेटा क्या होता कि लाइट इस तरफ बेंड होने की बजाय इससे ज़्यादा से ज़्यादा दूर हट जाती। तो बेटा उस केस में क्या हो जाता, आपका एंगल आई स्मॉल हो जाता और आपका एंगल आर क्या हो जाता, ग्रेटर देन। और आप कहते सर अब लाइट कहाँ से कहाँ गई है, आप कहेंगे सर डेंसर से चलकर कहाँ पर गई है, रेयर पर। तो ध्यान रखिएगा क्या कि एंगल आर यहाँ पर ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से फार अवे दूर हट जाएगी। और बेटा यहाँ पे एंगल आई कम ज़्यादा होने का मतलब ये है, या एंगल आर कम होने का मतलब ये है कि लाइट आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, कब, जब रेयर से डेंसर में जा रही है। लेकिन अगर ये चीज़ ऊपर होती, ये चीज़ नीचे होती, तो बेटा आपकी लाइट इस तरफ आने की बजाय इस तरफ दूर हट जाती। और दूर हट जाती तो कंडीशन क्या बनती कि एंगल आई इज़ लेस देन एंगल आर। तो यहाँ पे एंगल आर ज़्यादा है, यहाँ पर एंगल आर है। कंडीशन दे दी रेयर टू डेंसर, या आपको दे दिया है डेंसर टू रेयर। तो बेटा इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। वेरी गुड। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? ओके बेटा ये दोनों कंडीशन ध्यान रखना कि जब आपकी रेयर से डेंसर में जाएगी तो एंगल आई हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसर में जैसे ही एंटर करेगी तो उसकी स्पीड घट जाएगी, और जिसकी स्पीड घट जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और अगर वो डेंसर से एयर में जाए तो ध्यान रखिएगा बेटा स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने के साथ साथ वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो बेटा आप देखते हैं क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या निकली। हम कहेंगे व्हेन लाइट पासिस थ्रो कहाँ से पास हो रही है बेटा, आप कहेंगे सर रेयर मीडियम टू डेंसर। ये देखिए रेयर मीडियम टू डेंसर, या बेटा डेंसर टू रेयर। तो आप कहेंगे सर देन इट गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम और टुवार्ड्स। ये दोनों वर्ड यूज कर दिए बेटा मैंने, फ्रॉम और टुवार्ड्स द नॉर्मल। या तो वो नॉर्मल से बेटा दूर हट जाएगी या नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। तो आप कहेंगे दिस इज दैट इज, इसी को क्या बोलते हैं हम, आप कहेंगे सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर बेटा आपसे कहा जाए क्या कि भाई रिफ्रैक्शन फिनोमिना के एग्जाम्पल बताइए, तो ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल। तो बेटा एक बात समझिए, यहाँ पर आपका ये कोई कांच का गिलास है बेटा, गिलास है ये, और इस गिलास के अंदर हमने क्या भर दिया है, वाटर भर दिया है बेटा। तो इसके अंदर हमने भर दिया है वाटर। ओके, अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये आपका नींबू है, और इस नींबू को जब हम देखते हैं, ठीक है, ये आपका लेमन है बेटा। जैसे ही इस नींबू को आप देखेंगे तो ये अपने एक्चुअल पोजीशन से बड़ा दिखाई देगा। तो बेटा ये आपका किस वजह से हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसे ही बेटा अगर एक और वाटर का गिलास ले लें हम ऐसे, और ये वाटर का गिलास लेने के बाद इसके अंदर बेटा हम ये पेंसिल को क्या कर देते हैं, आप कहेंगे सर डुबो देते हैं। तो ये आपकी पेंसिल है या पेन है। तो जैसे ही आप इसको ऊपर से नीचे देखेंगे तो बेटा ऊपर तो कौन सा मीडियम है, एयर, और इसके अंदर कौन सा मीडियम है, वाटर। तो आपका ये जो हिस्सा डिप हुआ है पानी के अंदर, जो हिस्सा पेंसिल का डिप हुआ है बेटा, वो आपको बेंड हुआ या ब्रेक हुआ दिखाई देगा। तो ये भी किसकी फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। ऐसे ही बेटा एक बार फिर अगर हम देखना चाहें क्या कि ये आपका फिर गिलास है, और गिलास के अंदर ये हमने क्या भर दिया है, वाटर,
और बेटा इसके अंदर हमने कोई कॉइन डाल दिया है, 1 रुपये का मान लेते हैं, 1 रुपये का कोई कॉइन डाल दिया है बेटा। अब ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से क्या दिखाई देगा, ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देगा। तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसे बेटा मान लेते हैं अपने पास कोई गिलास होता, कांच होता, तो हम उस गिलास से जब इन अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करते तो ये अक्षर हमें ऊपर की ओर मोटे और उभरे हुए दिखाई देते, ऐसा लगता अक्षर बड़े नज़र आ रहे हैं। तो जो लोगों को स्पेक्टिकल चश्मे लगे होते हैं बेटा, वो हमेशा किस फिनोमिना पर काम करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अखबार में जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं वो उनको इसीलिए बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि आपकी जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब उसमें एक रेयर होगा, दूसरा डेंसर होगा। अगर वो डेंसर से एयर में जाएगी तो बेटा ध्यान रखना अक्षर मोटे और बड़े दिखाई देंगे, और अगर वो रेयर से किस में जा रही है, डेंसर में, तो उसको अक्षर और ज़्यादा क्या दिखाई देंगे, बारीक और छोटे दिखाई देंगे। तो बेटा एक बात देखो, कई बार क्या होती है कि जो कपड़े सिलने वाली लेडीज़ होती है, टेलर होते हैं, वो पतली सी सुई में से धागा पिरो लेते हैं, लेकिन उनके चश्मे लगे होते हैं। तो बेटा इसका मतलब हुआ कि जो पतली सी सुई है उस चश्मे में से कैसी दिखाई दे रही है, मोटी बड़ी दिखाई दे रही है, और वो धागे के वो जो उस सुई के अंदर जो होल है वो भी आपको बड़ा दिख रहा है। तो धागा इजीली वो क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो ये सारी फिनोमिना किसकी है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसे हम कह सकते हैं शाइनिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना कैसा है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बात सारी ध्यान रखेंगे भाई। गिलास के अंदर नींबू का बड़ा दिखाई देना, पानी के अंदर पेंसिल का सिरा मुड़ा दिखाई देना, या वाटर के अंदर बेटा कॉइन का ऊपर उठा देना, गिलास से या कांच से स्पेक्टिकल से अक्षरों को बड़ा दिकर के देखना, या बेटा सनराइज होते समय या सन सेट होते समय 2 मिनट तक वो अपीयर होता है। ऐसा होता है कि भाई सन 2 मिनट पहले अपीयर हो गया है, या आपका सन जो है 2 मिनट पहले सेट हो गया है। तो उगना और छिपना जो सूर्य का है वो 2 मिनट पहले या बाद तक दिखाई देना, सारी फिनोमिना किसकी है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, शाबाश। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा अगर ऐसा ही एग्जाम्पल लिखें क्या, शाइनिंग ऑफ स्टार, आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि शाइनिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना, तो आप कहेंगे सर फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा कहेंगे इन वाटर, एक तो लेमन है आपका, दूसरा बेटा कॉइन है, और तीसरा क्या है, पेंसिल है। तो आप कहेंगे सर पेंसिल शोज इन डिफरेंट साइज और शेप, ऐसे कह सकते हैं बेटा। आप चाहें तो ऐसे ही और बातें लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे सर बुक्स वर्ड सीम्स इन लार्ज बाय स्पेक्टिकल्स। ये आप सारी बातें ध्यान रखेंगे बेटा। तो ये सारी फिनोमिना किसकी होती है, आप कहेंगे सर दिस इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। आगे की तरफ बढ़ते हुए चलिए बेटा, ऐसे ही अब आपका जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है अब वो आता है, और उसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका क्या नाम है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम कर लेते हैं क्लियर, क्या आप कहेंगे सर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसके 2 लॉ हैं क्या, आप कहेंगे सर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दूसरा क्या है बेटा रिफ्रैक्टेड रे, और तीसरा क्या है आप कहेंगे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, या पॉइंट कह सकते हैं। एक बात, ये आपका पॉइंट रिफ्लेक्शन में भी कॉमन था बेटा, यहाँ पर भी कॉमन है। और दूसरा क्या कहेंगे, आप कहेंगे साइन
सॉरी द रेशो ऑफ क्या आप कहेंगे सर साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आप ध्यान रखेंगे बेटा, कांस्टेंट तो इसी बात को मैथमेटिकली लिख देते हैं। ये आपका साइन है, एंगल है आपका आई, ऐसे ही आपका साइन है, एंगल है आपका आर, और ये हमेशा किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। और इस कांस्टेंट के लिए हम सिंबल लिख देते हैं म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो आपका प्रिंसिपल है इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलेंगे आप कहेंगे स्नेल्स लॉ। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं बेटा, आप कहेंगे सर स्नेल्स लॉ। तो कल को अगर आ जाए कि राइट द फॉर्मूला ऑफ स्नेल्स लॉ, आप ये लिख देंगे। ये क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ चलते हैं हम। बेटा एक एक बात ध्यान से समझ लो, पहले तो आपको ये ही पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। तो आप कहेंगे सर रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम होता है और सिंगल ही होता है। यहाँ पे हमेशा बेटा मीडियम 2 होंगे और दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। दूसरा आप कहेंगे वो आपका मिरर में होता है, जबकि ये आपका रिफ्रैक्शन लेंस में होता है। ये कंडीशन है बेटा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। आगे की तरफ चलते हैं और आपका टॉपिक है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से देखिएगा, टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था, रिफ्रैक्ट का मतलब होता है डाइवर्ट, यानी कि ऐसा उस मीडियम के अंदर क्या है कि जिससे आपकी लाइट जो है पास होने में मुसीबत झेल रही है या पास होने में परेशानी का सामना कर रही है। तो बेटा जो चीज़ वहाँ पर है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और बेटा एक होता है ना कि हर एक चीज़ का रेजिस्टेंस होता है, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे कोई कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टर हो, ये सबका एक कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है। और जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को अपोज करता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक तरह से मीडियम का रेजिस्टेंस ही है जो लाइट को पास होने से रोक रहा है। तो आप कहेंगे इट इज़ क्या, it is a type of resistance which oppose flow of light। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर ये कहें कि एक तरह का रेजिस्टेंस ये सर जो उस मीडियम के अंदर लाइट को पास होने से रोक रहा है, अपोज कर रहा है, दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमेशा म्यू से डिनोट करते हैं, जो कांस्टेंट लिखा था हमने उसे। आप कहेंगे सर इट इज़ डिनोटेड बाई म्यू। ध्यान से देखिएगा, म्यू किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। एंड इट हैज़ नो मेजरमेंट यूनिट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मेजरमेंट यूनिट। ध्यान से देखिए, इसकी कोई भी क्या नहीं होती, मेजरमेंट यूनिट नहीं होती। कैसे कि जैसे हम टाइम को सेकंड में मेज़र कर देते हैं, ऐसे ही बेटा लेंथ को मीटर में कर देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कांस्टेंट होगी, या हम कह सकते हैं कि उसकी कोई भी मेजरमेंट यूनिट नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना। अब एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या, व्हेन हम कहेंगे व्हेन लाइट passes
फ्रॉम, कहाँ से बेटा, आप कहेंगे सर वैक्यूम। और ध्यान रखिएगा बेटा, वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके लिए सिंबल आता है सी। टू एनी मीडियम, और बेटा आप कहेंगे सर मीडियम के अंदर जो सिंबल होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट का, उसका होता है बेटा v। ये बात ध्यान रखना। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वैक्यूम टू एनी मीडियम इट इज़ कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, आप कहेंगे सर एब्सोल्यूट। इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल को अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए क्या कि बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करें, तो आप यही कहेंगे कि लाइट हमेशा वैक्यूम से चलेगी बेटा और किसी मीडियम की तरफ जाएगी। तो बेटा मैं इसको म्यू करके यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, आप कहेंगे सर स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन किसके अंदर, तो ऊपर तो हमेशा रहेगा इन वैक्यूम, ये बात ध्यान रखेंगे बेटा। और नीचे क्या रहेगा, आप कहेंगे सर स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन किसके अंदर बेटा, आप कहेंगे सर इन मीडियम। और मीडियम के अंदर जो होता है, तो बेटा वैक्यूम का सिंबल तो होता है सी, ये रहा, और बेटा मीडियम का सिंबल क्या होता है वी। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। ये आप ध्यान रखेंगे बेटा, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। इसका मतलब यही है कि आपकी जो लाइट है वो वैक्यूम से चलकर किसी मीडियम के अंदर आ रही है। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने एनी मीडियम, एनी लिखा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ चलते हैं बेटा। बेटा चाहे दो ही टॉपिक क्लियर करो, लेकिन आप उसको क्लियर रखो हमेशा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे देखिएगा, म्यू बराबर सी बाई वी आ गया, और हम कहेंगे, देखिए इसी बात को, म्यू बराबर क्या होता है बेटा, सी बाई वी, ये एक फॉर्मूला। और बेटा मैं ये कह दूं क्या, बट हमारा जो सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो हमेशा क्या होता है, आप कहेंगे सर सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ यहाँ पर क्या है बेटा, एफ यहाँ पर हमारा है फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है बेटा, आप कहेंगे सर वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है, आप कहेंगे सर ये होता है लैम्डा, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और बेटा मैं जानता हूँ क्या, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ये ध्यान से देख लीजिए कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा 1/t, और t यहाँ पर क्या है बेटा, आप कहेंगे सर टाइम पीरियड। t यहाँ पर क्या है बेटा, टाइम पीरियड। तो मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूँ तो c बराबर एफ लैम्डा, और बेटा f की जगह 1/t पुट कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा c, इम्प्लाइज करके ही लिख दे, c बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई टी। तो बेटा जब आपको टाइम पीरियड और वेवलेंथ दे दे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे दे तो ये लगाएंगे, और बेटा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ ये। तो ध्यान रखिएगा, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर यहाँ पे वी होता तो वैक्यूम की जगह क्या जोड़ देते, मीडियम जोड़ देते। इसका एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, शाबाश। शाबाश बेटा, जल्दी कीजिए। आगे देखिएगा, आप कहेंगे रिफ्रैक्ट्रोमीटर, ये डिवाइस का नाम है भाई, रिफ्रैक्ट्रोमीटर is an instrument which measure, जो क्या मेजर करता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी मीडियम। किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए
हम रिफ्रैक्टरोमीटर का यूज़ करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट 1 नंबर में पूछ सकता है। तो चलिए बेटा आगे की ओर चलते हैं। तो ये जो हमने निकाला, ये आपका क्या निकाला है? आप कहेंगे सर ये हमने निकाला है बेटा जिसका नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा एक बात बताओ, C बराबर क्या होता है? F लैम्डा। बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, C बराबर लैम्डा और ये क्या है? आप कहेंगे सर बाई F। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा क्या कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। पहली इक्वेशन ध्यान रखना। और दूसरी है बेटा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f फ्रीक्वेंसी। ये दो, इस बात को ध्यान से समझो। बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी स्पीड बढ़ती है लाइट की तो उसके साथ साथ उसकी वेवलेंथ बढ़ेगी। लेकिन बेटा अगर वेवलेंथ आपकी लाइट की बढ़ रही है इसका मतलब उस लाइट की फ्रीक्वेंसी घट रही है, क्योंकि इन दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी या दूसरी बढ़ेगी तो पहले वाली घटेगी। लेकिन बेटा इसके अंदर अगर एक बढ़ती है तो दूसरी बढ़ेगी, ये घटती है तो ये घटेगी। ये बात ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखना। अगर स्पीड बढ़ती है तो वेवलेंथ बढ़ेगी, लेकिन बेटा वेवलेंथ बढ़ती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो मैं इसी रिलेशन को लिख रहा हूँ क्या कि म्यू बराबर क्या होता है बेटा? C/V। तो बेटा एक बात बताओ, C बराबर क्या है? लैम्डा। तो इस C की जगह मैं क्या लिख दूँ? लैम्डा। और लैम्डा इस बात को बताता है कि वेवलेंथ इन वैक्यूम, वेवलेंथ इन वैक्यूम। और बेटा यहाँ पे V जो होगा वो लैम्डा m यानी कि वेवलेंथ इन मीडियम। ये बात ध्यान रखेंगे। म्यू बराबर क्या है? C/V। V किसको शो कर रहा है? मीडियम को। C किसको कर रहा है? वैक्यूम को। तो यहाँ पे जो लैम्डा लिखा है वो वैक्यूम के अंदर है और यहाँ पे लैम्डा m का मतलब है मीडियम। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है बेटा। और लैम्डा का क्या रिलेशन होता है? F 1/f। तो बेटा 1/f करेंगे तो ये देखो 1/f और बेटा इसका भी क्या हो जाएगा? 1 और ये क्या हो जाएगा? FM। तो बेटा ये पलट जाएगा तो म्यू बराबर फाइनली क्या आ जाएगा? C/V। क्या लिख सकते हैं? लैम्डा m। और बेटा फ्रीक्वेंसी का केस लिखे तो FM फ्रीक्वेंसी इन मीडियम और बेटा यहाँ पे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम। ये आपके फॉर्मूले हिडन है, ये नोटबुक में या NCERT में नहीं दिए गए हैं। लेकिन अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट दे दे तो भी बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, अगर आपको वेवलेंथ दे दे तो भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे दे तो भी बेटा हम क्या निकाल सकते हैं? इसका ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, रिफ्रैक्ट का मतलब होता है उस चीज़ को अपोज करना, किस लाइट की स्पीड और वेवलेंथ को, एम्पलीट्यूड को, इंटेंसिटी को, लेकिन बेटा फ्रीक्वेंसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया है ये आप याद रखिएगा। चलिए बेटा इसको भी नोट कर लो या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।